नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 81 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूँ। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि हमारी इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित यदि आपके मन में उत्पन्न होता है तो उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका वर्ष 2024 कैसा है, आपका वार्षिक राशिफल, आपका मासिक राशिफल, आपका आने वाला मंथ एवं विभिन्न ग्रहों का गोचर परिवर्तन आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार कैसा होने वाला है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो शुरुआत में 2 लिंक्स दिए हुए हैं, इस वीडियो को देखने के बाद में उन्हें अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने पूरे वर्ष का, अपने पूरे मंथ का हाल सुन सकते हैं एवं क्या उपाय आपको करने चाहिए जिनको करके आप अपने जीवन को और श्रेष्ठ बना सकें। इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोज़ में की जा चुकी है, तो इस वीडियो को देखने के बाद में अवश्य ही उन प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये बीना शर्मा जी ने लिखा है कि नाड़ी दोष कब नहीं लगता है। इट मीन्स आपने नाड़ी दोष के परिहार के विषय में पूछा है। वैसे तो देखिए नाड़ी दोष के विभिन्न परिहार बताए गए हैं, जैसे कि यदि वर और वधु की जो राशि है वो एक ही हो परंतु उनका नक्षत्र डिफरेंट हो, जैसे अगर वर और वधु दोनों की राशि वृषभ हो गई तो नाड़ी दोष समझ में आ जाएगा, परंतु वर का जो जन्म है वो कृतिका नक्षत्र में है, स्त्री का रोहिणी में हुआ है, या वाइस वर्सा, या फिर एक का मृगशिरा में है, एक का कृतिका में, मतलब एक ही राशि का दोनों का जन्म हो परंतु नक्षत्र दोनों के सेम ना हो तो भी नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ वर्णित है। यदि नक्षत्र भी दोनों का सेम है परंतु चरण भेद है, जैसे लड़का और लड़की, वर और वधु दोनों ही रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिए हैं परंतु जो पुरुष है, जो वर है, उसका रोहिणी नक्षत्र का प्रथम चरण है परंतु जो पत्नी है उसका रोहिणी नक्षत्र का तीसरा चरण है, तो भी नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। ऐसे कई परिहार के विषय में चर्चा की गई है, परंतु जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक नाड़ी दोष के विषय में, आपको किसी भी तरह के परिहार में नहीं जाना चाहिए। यदि आपको जन्म कुंडली में नाड़ी दोष उपस्थित दिखाई दे रहा है, नाड़ी दोष में अगर 8 में से 0 पॉइंट्स मिले हैं तो आप परिहार की तरफ ज़्यादा ना जाएं और उस विवाह को करने से बचना चाहिए। नाड़ी दोष के परिहार के विषय में विचार करना सही नहीं होता है, क्योंकि यदि सनातन धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सनातन धर्म में विवाह को केवल और केवल संतान उत्पत्ति के लिए बनाया गया है, या विवाह की जो इंपॉर्टेंस है वो संतान उत्पत्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी गई है। यदि नाड़ी दोष आ जाता है तो कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति में समस्या, संतान के विकास में परेशानियां या संतान को कष्ट जैसी समस्याएं देखने में मिल जाती हैं। कई केसेस ऐसे देखने में आते हैं जिसमें नाड़ी दोष है और संतान नहीं होती, और संतान होती है तो नाना प्रकार के कष्ट देखने में मिलते हैं। अतः नाड़ी दोष के परिहार से बचना चाहिए और नाड़ी दोष जहाँ पर ना आए वहीं पर विवाह करना चाहिए, या वर और वधु की नाड़ी डिफरेंट हो तभी विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है ओजन की यंशिवी, आप लोग प्लीज अपना नाम प्रॉपर दिया करें, नहीं तो आपके प्रश्न का चुनाव होना अब से बंद हो जाएगा यदि आप अपने नाम के साथ में नहीं देते हैं तो। इन्होंने लिखा है मेरी कुंडली में वीनस प्लस राहु 12th हाउस में है। देखिए शुक्र और राहु की युति को लंपट योग के नाम से ज्योतिष शास्त्र में जाना जाता है। जब शुक्र और राहु की युति बनती है तो इसमें बहुत सारी चीजों को देखना होता है। सबसे पहले तो ये शुक्र और राहु की युति किस राशि में बनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, शुक्र और राहु जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के अधिपति की जन्मांक और नवमांश में क्या स्थिति है। तीसरी चीज, शुक्र और राहु किस नक्षत्र में बैठे हैं, शुक्र और राहु के बीच में कितना ज्यादा डिस्टेंस है, शुक्र और राहु के अंश को देखना होता है, उसके आधार पर इस पर चर्चा होती है। यदि शुक्र और राहु के बीच में 12 अंश से अधिक की दूरी है तब आपको फिर इस दुर्योग से घबराने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि शुक्र और राहु के बीच में 12 अंश की दूरी है, स्पेशली यदि ये युति एक ही नक्षत्र में बनी हुई है, तब आपको घबराने की आवश्यकता है। यदि ये युति त्रिक भाव में, जैसा कि आपने बताया 12th हाउस में बनी है, तो 12वें भाव में शुक्र और राहु की युति का होना जातक
अपने सुखों को भोगने के लिए अपने कैरेक्टर का बिल्कुल विचार नहीं करेगा और अपने सुखों की प्राप्ति के लिए वो येन केन प्रकारेण उसको सुखों की प्राप्ति चाहिए है, उसके चरित्र को कमजोर बना देती है, कैरेक्टर को वीक बना देती है। ऐसे व्यक्ति के यदि लग्नेश मजबूत होता है तब तो वो जरूर इन सब चीजों से बच जाता है, परंतु लग्नेश यदि वीक हुआ और सूर्य भी कहीं ना कहीं पीड़ित हुए तो चरित्र की कमजोरी की वजह से बदनामी होनी भी संभव है। ऐसी कंडीशंस में अपने चरित्र पर नियंत्रण लगा करके रखना चाहिए। अपने इष्ट की आराधना, अपने इष्ट की साधना करनी चाहिए या हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए ताकि वो साधना आपको बांध करके रख सके, और अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करा करके प्रॉपरली इस विषय में उपाय आपको करने चाहिए। आपको जो ध्यान रखना है वो अपने कैरेक्टर पर ताला बंद करके रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये अरविंद जी का है। इन्होंने पूछा है कि सर मेरी मिथुन लग्न की कुंडली है, नवम भाव में शनि स्वराशि में वक्री है 18 डिग्री पर, गुरु और राहु दोनों की दृष्टि है उन पर, कैसा फल देंगे? मिथुन लग्न की कुंडली के नवम भाव में शनि स्वराशि में वक्री है 18 डिग्री पर। तो देखिए मिथुन लग्न की कुंडली में भाग्येश भाग्य भाव में शनि वो भी वक्री है, तो बहुत बढ़िया हो गया ये। और गुरु की दृष्टि आपके शनि पर पड़ रही है तो ये तो बहुत बढ़िया है। महाभाग्यवान योग के नाम से जाना जाता है। ऐसा व्यक्ति शुरुआत में धर्म कर्म को लेकर के कुतर्क करने वाला होता है, परंतु समय के साथ साथ धर्म को मानने वाला, धार्मिक होता जाता है, भगवान के प्रति आस्था रखने वाला, श्रद्धा रखने वाला होता है। शनि पर राहु की दृष्टि का पड़ना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, पिता को कष्ट, पिता से मतभेद, इस तरह की स्थिति देखने में आती है। कई बार पुत्र संतति होने में समस्याएं देखी गई हैं, परंतु यदि संतान भाव की स्थिति ठीक है तो कहीं कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है निपुण शर्मा जी का है। इन्होंने पूछा है कि गुरुदेव यदि 7.5 और शुक्र की मार्केश की दशा एक साथ चल रही हो तो क्या उपाय दोनों के लिए करना चाहिए? हाँ, फिर तो उपाय दोनों के लिए करना होगा ना। शुक्र मार्केश है तो आप किस धनु लग्न या मीन लग्न की कुंडली की चर्चा कर रहे होंगे, या फिर हो सकता है कि आपने मेष लग्न में ले लिया हो। बट यदि शुक्र की मार्केश की दशा, तो शुक्र की दशा मार्केश के रूप में मीन लग्न और धनु लग्न में ज्यादा देखी जाएगी, और 7.5 भी साथ में चल रही है। तो हाँ, फिर तो आपको दोनों के ही उपाय करने होंगे ना। 7.5 के लिए आपको हनुमान जी की पूजा इत्यादि करनी चाहिए, हनुमान जी की अत्यधिक आराधना करनी चाहिए, शनि मंदिर में जाकर के दर्शन करना चाहिए। तो 7.5 के अलग उपाय हैं। और शुक्र की महादशा अगर आपको नेगेटिव इंपैक्ट दे रही है तो उसके लिए अलग उपाय करने होंगे। इन्हें आगे भी लिखा है, क्या शुक्र के बीज मंत्र के जाप का फल माला को गौमुखी में ही करने से अधिक मिलता है? देखिए, शुक्र के बीज मंत्र को नहीं, माला को सदैव गौमुखी में डाल करके ही जाप करना चाहिए, क्योंकि माला जो है ना, माला को स्त्रीलिंग के रूप में देखा गया है और मंत्र को पुल्लिंग के रूप में देखा गया है, मेल और फीमेल के रूप में देखा गया है। तो जब आप माला में मंत्र का जाप करते हैं तो स्त्री और पुरुष के मिलन की बात होती है। तो ये एक पर्दे में आप गौमुखी में अगर करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर। और जब माला, वहां पर शक्ति उत्पन्न होती है, शक्ति की उत्पत्ति मानी गई है, इसलिए ढक करके किया जाए, पर्दे में किया जाए तो ज्यादा बेटर होता है। माला को गुरु को भी नहीं दिखाना चाहिए। गुरु से गुरु मंत्र लिया जाता है ना, परंतु माला को हमेशा सदैव छिपा करके ही जाप करना चाहिए, माला दिखानी नहीं चाहिए। तो कोई भी मंत्र करें आप, शुक्र का बीज मंत्र करें या कोई भी मंत्र का आप जाप करें, माला को सदैव गोमुखी में डाल करके या ढक करके कवर करके ही करना चाहिए। माला किसी को भी आपकी विजिबल ना हो, गुरु को भी माला को नहीं दिखाया जाता है। पहली चीज हो गई। शुक्र के बीज मंत्र का जाप आप बिल्कुल कर सकते हैं। यदि शुक्र की मार्केश की आपको दशा चल रही है तो आप शुक्र के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। लक्ष्मी जी की आराधना करने से भी, स्त्रियों का सम्मान करने से भी आपको शुक्र के मारकत्व से काफी हद तक कमी देखने में मिल जाएगी। और अपने आचरण पर, अपने व्यवहार पर, अपने कैरेक्टर पर और भोग की अधिकता को होने से बचाइए। तो शुरुआत में मैंने 3 चीजें बोली हैं, उन पर आपको नियंत्रण लगा करके रखने की आवश्यकता है। अत्यधिक भोग से बचना चाहिए। थोड़ा सा योगाभ्यास इत्यादि यदि आप करेंगे तो आपका ये जो शुक्र की जो मार्केश की दशा है, इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स में काफी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्न को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 81 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।